ओके, और फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 6 केमिकल इक्विलिब्रियम। लास्ट लेक्चर में, फर्स्ट लेक्चर जो हमने इस चैप्टर का डिस्कस किया था, उसके अंदर हमने एक लॉ पढ़ा था। उस लॉ के बारे में आप जानते हैं, दैट लॉ इज कॉल्ड लॉ ऑफ मास एक्शन, जिसको हम कहते थे, उसको हम लॉ ऑफ मास एक्शन भी कह सकते हैं, या फिर उसी को हम कहते थे इक्विलिब्रियम लॉ। ठीक है, लॉ ऑफ मास एक्शन या इक्विलिब्रियम लॉ, इसकी मदद से हमने क्या किया था, एक इक्वेशन ड्राइव की थी। ठीक है, और इक्वेशन क्या थी, Kc इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो इस Kc के बारे में मैंने बताया था कि ये Kc क्या कहलाता है, दैट Kc इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और ये पूरी की पूरी जो एक्सप्रेशन है, ये कंप्लीट जो फॉर्मूला है, इसको हम लोग कहते हैं, दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन। ठीक है, तो इससे पहले कि मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करवाऊँ आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन की, हम समझते हैं कि आखिरकार अगर आपको कोई केमिकल इक्वेशन अगर आपको गिवन हो, तो किस तरह से उसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन को हम ड्राइव करते हैं, और उसकी यूनिट्स किस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं, यूनिट किस तरह से हम निकालते हैं। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है H2 + I2, हाइड्रोजन और आयोडीन का रिएक्शन किया गया, तो बना क्या, HI बना। ठीक है, तो दिस इज द रिएक्टेंट, दिस इज द प्रोडक्ट। तो अगर हम इसके Kc की इक्वेशन लिखनी है तो किसके बराबर हो जाएगा, Kc इक्वल टू प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, और प्रोडक्ट क्या है यहाँ पर HI, और जो भी इसके साथ कोफिशिएंट लिखा हुआ है, इसके नंबर ऑफ मोल्स लिखे हुए, आप उसको क्या बना दो, एक्सपोनेंट बना दो। HI का स्क्वायर हो गया, और रिएक्टेंट में क्या हो गया, H2, और इसके साथ प्लस नहीं लगाना है बल्कि मल्टीप्लाई लिखना है, H2 और यहाँ पर I2। ठीक है, तो ये इस इक्वेशन की इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन आ गई। सेकंड, अगर हम इस इक्वेशन की लिखना चाहें तो किस तरह से आ जाएगा कि Kc इज इक्वल टू प्रोडक्ट ये दोनों है, ठीक है, दैट इज CH3COO-C2H5, और दूसरा प्रोडक्ट आपके पास है H2O, डिवाइड कर देंगे उसको किसके साथ भाई, रिएक्टेंट के साथ। रिएक्टेंट क्या है, CH3COOH, और उसके साथ C2H5OH। ठीक है, तो ये आपके पास हो गई Kc की इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन इस इक्वेशन के लिए। थर्ड, अगर हम इस इक्वेशन के लिए इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन लिखना चाहें, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एक्सप्रेशन, तो क्या हो जाएगा, Kc इज इक्वल टू प्रोडक्ट है यहाँ पर क्या, PCl5 डिवाइड बाय रिएक्टेंट्स क्या है, PCl3 है, और उसके अलावा Cl2 है। ठीक है, फोर्थ इक्वेशन लिखना चाहें यहाँ पर N2 + H2 इट फॉर्म्स 2NH3, तो यहाँ पर Kc इज इक्वल टू प्रोडक्ट यहाँ पर आ गया आपके पास NH3, और NH3 के साथ 2 है, तो ये क्या बन गया, स्क्वायर बन गया। ठीक है, अपॉन ये रिएक्टेंट आ गया N2, और H2 के साथ 3 लगा हुआ है, 3 मोल्स हैं, तो सूरत में हम क्या कर देंगे, उसको क्यूब बना देंगे। ठीक है, फिफ्थ है कि ओजोन जो है वो ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट हो रहा है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। Kc की एक्सप्रेशन लिखनी है, तो ये ऑक्सीजन O2 आ गया, और जो आपके पास मोलर कोफिशिएंट उसको आप एक्सपोनेंट बना देते हैं, क्यूब हो गया, और यहाँ पर रिएक्टेंट में O3 है ओजोन, और 2 लगा हुआ है मोलर कोफिशिएंट में, उसको आप स्क्वायर लगा दोगे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है कि Kc अगर अब इसको अगर Kc में कन्वर्ट करने से तो किस तरह करेंगे, Kc इक्वल टू प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट क्या है यहाँ पर SO3, इसका क्या लग जाएगा, स्क्वायर, और रिएक्टेंट क्या है SO2, इसका स्क्वायर हो जाएगा, और O2। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको बताया कि हाउ टू मेक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन। अब हम मालूम करते हैं कि इसकी यूनिट्स किस तरह फाइंड आउट करेंगे, या इस इक्वेशन के लिए Kc की यूनिट क्या निकलेगी। तो निकाल कर चेक कर लेते हैं Kc की यूनिट। तो यूनिट किस तरह निकालेंगे, देखो HI ये तो कंसंट्रेशन ब्रैकेट है, कंसंट्रेशन जो होता है वो मोल पर DM क्यूब होता है। ठीक है, ये उसको हम जस्ट मोलरिटी भी कह सकते हैं, कैपिटल M। तो यहाँ पर ये मोलरिटी का स्क्वायर हो गया आपके पास, अपॉन, अब इस ये भी मोलरिटी होगी कैपिटल M, मल्टीप्लाई बाय ये भी मोलरिटी है कैपिटल M, तो ये किसके बराबर हो गया, मोलरिटी स्क्वायर अपॉन मोलरिटी स्क्वायर। ऐसे ही हो गया ना, ये कट जाएगा तो 1 आ जाएगी। इसका मतलब कि इसके लिए फर्स्ट इक्वेशन के लिए Kc की जो है वो कोई यूनिट नहीं होगी। जब ये भी कह सकते हैं कि जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स बराबर होते हैं तो Kc की कोई यूनिट नहीं निकलती। जैसे यहाँ पर प्रोडक्ट में भी 2 है नंबर ऑफ मोल्स, और रिएक्टेंट में 1 + 1 2 नंबर ऑफ मोल्स है। ठीक है, तो सूरत में ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएंगे, नोमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों, तो यूनिट नहीं निकलेगी। इसके लिए भी निकाल सकते हैं, देखो सेम यहाँ पर भी है, 2 मोल्स इधर पर है और 2 मोल्स इधर पर है, तो यहाँ पर भी Kc की यूनिट नहीं निकलेगी। ठीक है, तो निकाल कर चेक कर लेते हैं। तो ये आपका हो गया 1 m, और ये आपका हो गया दूसरा मोलर,
और तीसरी मोलैरिटी और चौथी मोलैरिटी। तो कोई यूनिट नहीं निकली, सब कैंसिल आउट हो गए। थर्ड यहाँ देख लो, अब यहाँ नंबर ऑफ मोल्स बराबर नहीं है, अनइक्वल नंबर ऑफ मोल्स है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में, तो यहाँ पर यूनिट्स निकल सकती हैं। अब वो कैसे निकलेंगी यूनिट? PCl5, तो ये हो जाएगा मोलैरिटी अपॉन ये PCl3 मोलैरिटी और ये इनटू मोलैरिटी, तो एक मोलैरिटी से एक मोलैरिटी कैंसिल, तो ये आपके पास हो गया 1 अपॉन मोलैरिटी, ये उसको मोलैरिटी इनवर्स भी कह सकते हैं, ये यूनिट निकल गए इसकी यहाँ पर। अच्छा, मोलैरिटी होता है क्या? मोल पर डीएम क्यूब, तो इसी को हम ये भी लिख सकते हैं डीएम क्यूब अपॉन मोल, रिवर्स करके डीएम क्यूब पर मोल, ये आपके पास इसकी यूनिट निकल गई। फोर्थ है इसके बाद, इसके लिए यूनिट्स निकालते हैं केसी की, NH3 का स्क्वायर मतलब मोलैरिटी का स्क्वायर अपॉन यहाँ पर एक मोलैरिटी और यहाँ मोलैरिटी का क्या हो जाएगा? क्यूब। ठीक है, तो यहाँ से किस तरह से कैंसिल आउट हो गई है? ये मोलैरिटी का स्क्वायर हो गया, ये मोलैरिटी की पावर 4 हो गई, ये स्क्वायर से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, ये 1 अपॉन मोलैरिटी का स्क्वायर, ये मोलैरिटी की पावर -2 हो जाएगी, और रिवर्स करके लिखो तो डीएम मतलब डीएम क्यूब अपॉन मोल का स्क्वायर है। ठीक है, तो डीएम की पावर -6, ठीक है, अपॉन मोल का स्क्वायर, ये इसकी यूनिट निकल गई। इस तरह से नेक्स्ट अगर आप निकालो केसी, इस यहाँ पर इसकी यूनिट निकालते हैं फिफ्थ इक्वेशन के लिए, ये हो गया मोलैरिटी क्यूब और ये होगा मोलैरिटी स्क्वायर, ये यहाँ से क्यूब कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ m बच जाएगा, या सिर्फ आप मोल पर डेसीमीटर क्यूब कह लो, क्योंकि मोलैरिटी मोल पर डेसीमीटर क्यूब ही होती है। हाँ, तो 1 है ना इसमें, 1 तो अंडरस्टूड है, लिखते नहीं उसको। ठीक है, यहाँ पर देख ले, उसके लिए यूनिट निकाल सकते हैं, यूनिट क्या निकल जाएगी? मोलैरिटी का स्क्वायर अपॉन मोलैरिटी का स्क्वायर इंटू मोलैरिटी, तो ये 1 अपॉन मोलैरिटी बच गया, या ठीक है, या फिर इसको डीएम क्यूब पर मोल कह सकते हैं उसको। बस समझ में किस तरह से यूनिट्स को फॉर्म करते हैं, किस तरह इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एक्सप्रेशन बनाते हैं? क्लियर है? लिख लो सब। ओके, सो अब हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने जा रहे हैं, और केसी के न्यूमेरिकल्स जो कि वो सॉल्व करने हैं हमें। सो पहले बुक के आज हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, कोशिश करते हैं जितने हो सके बुक के न्यूमेरिकल्स हम वो सॉल्व कर लें। तो पेज नंबर 189 पर क्वेश्चन नंबर 6 होगा आपकी बुक में, जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पर बोर्ड पर मेंशन किया है कि अ क्वांटिटी ऑफ PCl5 वाज हीटेड इन अ 12 dm क्यूब वेसल एट 250 डिग्री सेंटीग्रेड। कहते हैं फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड एक कंपाउंड है, उसको हीट किया जा रहा है 12 dm क्यूब के वेसल में, वेसल मतलब कंटेनर में 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो ये जो 12 dm क्यूब दिया हुआ है एक्चुअली इट इज़ एक्चुअली द वॉल्यूम, ये आपको वॉल्यूम दे दिया गया है कि जिस कंटेनर में हम हीट कर रहे हैं PCl5 को, वो 12 डेसीमीटर क्यूब का है, और टेम्परेचर दे दिया गया। तो याद रखिए चैप्टर 6 के जो न्यूमेरिकल्स आता है ना केसी के, उसमें टेम्परेचर किसी काम का नहीं होता है। जैसे टेम्परेचर आपको ये बात बता रहा होता है कि टेम्परेचर थ्रू आउट द प्रोसेस कांस्टेंट है, ठीक है, हम उसको अपने एज अ डेटा के अंदर कहीं पर मेंशन नहीं करेंगे। और यहाँ पर PCl5 फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड की डिसोसिएशन की एक इक्वेशन आपको दे दी गई है कि फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड जो है वो डिसोसिएट हो जाता है फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड और क्लोरीन गैस में। कह रहे हैं एट इक्विलिब्रियम पोजीशन पर, जब इक्विलिब्रियम रिएक्शन रीच कर गया तो द वेसल कंटेन्स 0.21 मोल PCl5, 0.32 मोल PCl3 एंड 0.32 मोल ऑफ क्लोरीन। कि जब इक्विलिब्रियम रीच हुआ तो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस आपको दे दी गई हैं। कंप्यूट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी, और आपसे पूछ रहे बताएं इस इक्वेशन के लिए केसी या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना निकलेगा। सो फर्स्ट से पहले क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू मेक अ डेटा, हमें देखना पड़ेगा क्या क्या चीज़ें गिवन है। तो हमारे पास यहाँ पर मोल्स गिवन है PCl5 के, ठीक है, और मोल्स हमें गिवन है PCl3 के और Cl2 के। तो मोल्स ऑफ PCl5, ये जो आपका प्रोडक्ट रिएक्टेंट है, ये कितना गिवन है, दैट इज 0.21 मोल, कितना गिवन है। देन मोल्स ऑफ PCl3 फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, दैट इज 0.32 मोल। देन मोल्स ऑफ Cl2, इट इज आल्सो 0.32 मोल। और साथ में आपको जो है वॉल्यूम दिया हुआ है कंटेनर का, कि जो वॉल्यूम है वेसल का वो कितना है आपके पास, 12 डेसीमीटर क्यूब है। और आपको बताना है क्या है भाई, केसी की जो वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वो आपको कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो हम यहीं पर डेटा में क्या कर लेंगे, जितने भी नंबर ऑफ मोल्स हैं उनको हम
हम कंसंट्रेशन में कन्वर्ट कर लेंगे, बिकॉज हम सब जानते हैं कि हमें यहाँ पर जब हमें केसी मालूम करना पड़ेगा तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन के अंदर हमें इन तीनों के कंसंट्रेशंस रखने होंगे या मोलर कंसंट्रेशन रखने होंगे। तो कंसंट्रेशन को हम लार्ज ब्रैकेट से शो करते हैं, PCl5 की कंसंट्रेशन निकाल लेंगे, इस तरह से PCl3 फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड और क्लोरीन गैस तीनों की कंसंट्रेशन इसी के सामने निकाल लेते हैं। अब कंसंट्रेशन क्या चीज़ होती है, दैट इज मोल्स पर डीएम क्यूब। जो भी नंबर ऑफ मोल्स गिवन उसको आप वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, डेसीमीटर क्यूब से। तो ये हो जाएगा आपके पास 0.21 डिवाइड बाय 12, ये आपके पास हो जाएगा 0.32 डिवाइड बाय 12, ये भी हो जाएगा 0.32 डिवाइड बाय 12। तो बताएं PCl5 के नंबर ऑफ इसकी कंसंट्रेशन कितनी आई, 0.21 को 12 से डिवाइड करें, 0.0175 कैपिटल M लगा दिया, मोलर कंसंट्रेशन है। इसके बाद 0.32 को 12 से डिवाइड करें और देखें कि PCl3 की कंसंट्रेशन कितनी आ रही है, 0.026 मोलर, और आई थिंक इसकी भी इतनी आएगी 0.026 मोलर। क्लियर। तो ये हमने यहाँ पर क्या कर लिया भाई कि जितने भी मोल्स गिवन थे उनको मोलर कंसंट्रेशन में कन्वर्ट कर लिया वॉल्यूम से डिवाइड करके। ठीक है, अब हम आ जाते हैं सॉल्यूशन पर, और सॉल्यूशन में हम यूज़ करते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन Kc जो है वो बराबर होता है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट के, और प्रोडक्ट यहाँ पर क्या है PCl3 और Cl2। तो हमने PCl3 लिख दिया कंसंट्रेशन ब्रैकेट के अंदर और Cl2 लिख दिया कंसंट्रेशन ब्रैकेट के अंदर, और डिवाइड कर दिया उसको रिएक्टेंट से रिएक्टेंट से रिएक्टेंट कितना क्या है आपके पास PCl5। तो Kc बराबर हो जाएगा PCl3 की कंसंट्रेशन क्या हमने निकाली यहाँ पर 0.026, और Cl2 की कंसंट्रेशन भी डेटा में निकाली 0.026, और PCl5 की कंसंट्रेशन डेटा में निकाली 0.0175। अब आप इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें और आंसर बताएं कि कंप्लीटली क्या आंसर इसमें आ रहा है और क्या Kc की वैल्यू जो है हमें यहाँ पर आ रही है हमारे पास 0.038 ये वैल्यू आ रही है। यूनिट अगर हम इसकी निकालनी है तो फिर अच्छा इसको पहले हम आंसर चेक कर लें कि इज इट द जो कि ठीक है करेक्ट आंसर है। अच्छा यूनिट अब हमें निकालनी है इसके, तो यूनिट्स के लिए मैंने क्या बताया था आपको, देखो इसकी यहाँ पर ये हो जाएगा एक मोलर और यहाँ पे दूसरा मोलर हो जाएगा, डिवाइड बाई एक और मोलरिटी हो जाएगी। तो मोलरिटी से मोलरिटी कैंसिल, तो जस्ट एक मोलर या मोल पर डीएम क्यूब यहाँ पर इसकी यूनिट आ जाएगी। क्लियर समझ में आया फर्स्ट न्यूमेरिकल, लिख लें इसको। ओके, Kc के न्यूमेरिकल में फिर हम सेकंड न्यूमेरिकल करने वाले हैं। पेज नंबर 190 क्वेश्चन नंबर 8 है ये आपके पास बुक में। अच्छा ये न्यूमेरिकल थोड़ा सा डिफरेंट है। इससे पहले जो हमने न्यूमेरिकल फर्स्ट न्यूमेरिकल किया था उसमें क्या था कि इक्विलिब्रियम पर तमाम चीज़ों की कंसंट्रेशन दे दी गई थी और हमें Kc निकालना था, तो ये थोड़ा इजी होता है। बट समटाइम्स ऐसा होता है कि आपको इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन के बजाय इनिशियल कंसंट्रेशन दी जाती है और उस इनिशियल कंसंट्रेशन से पहले फिर हम इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन मालूम करते हैं, देन उसके बाद Kc की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो ये वैसा ही एक सवाल है जिसमें इनिशियल कंसंट्रेशन गिवन है कि 1 मोल ऑफ HI इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू अ वेसल हेल्ड एट कांस्टेंट टेम्परेचर। 1 मोल HI को इंट्रोड्यूस हाइड्रोजन आयोडाइड को इंट्रोड्यूस किया गया एक वेसल में और कांस्टेंट टेम्परेचर पर रखा गया है। व्हेन इक्विलिब्रियम इज रीच्ड, बाद में जब इक्विलिब्रियम रीच हो गया तो ये पाया गया कि 0.1 मोल ऑफ I2 हैव बीन फॉर्म, कि इक्विलिब्रियम पर आयोडीन के 0.1 मोल बन चुके थे। कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc, आप बताइए Kc कितना होगा। तो आपको यहाँ HI जो रिएक्टेंट है उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन दे दी जा रही है और आयोडीन जो कि प्रोडक्ट है उसकी इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन दी जा रही है और आपसे Kc की वैल्यू पूछी जा रही है। तो हमें जब तक तमाम की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन नहीं पता लगेगी हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसमें क्या होगा, हमें इसमें ख़ास किस्म का काम करना पड़ेगा कि इसमें हमें एक टेबल बनानी पड़ेगी जिसको हम लोग कहते हैं आइस टेबल। ठीक है, इसका एक सिंपल एक ट्रिक है कि हम इसको आइस टेबल के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। आइस क्या है, यहाँ पर आइस से मुराद बर्फ़ नहीं है। I फॉर इनिशियल, C फॉर चेंज और E फॉर इक्विलिब्रियम। इनिशियल कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, इसको हम कहते हैं आइस टेबल। इसके थ्रू हम सॉल्व करेंगे। और आपको कैसे अंदाज़ा होगा कि किसी भी क्वेश्चन में आइस टेबल बनेगा कि नहीं, तो उसके लिए सिंपल से ये तरीका है कि इसमें इनिशियल कंसंट्रेशन अगर आपको कभी भी गिवन हो ना, तो इनिशियल कंसंट्रेशन जब भी आपको गिवन होगी सवाल के अंदर किसी और फाइंड आउट करने कहा जाएगा तो फिर हमें आइस टेबल बनाना पड़ेगा।
और इसके लिए खास तरह के वर्ड्स भी आप देख सकते हैं कि इंट्रोड्यूस्ड आ गया वर्ड में, या इंट्रोड्यूस्ड आ जाए, या फिर आपके पास आ जाए हीटेड आ जाए वर्ड, या फिर वार्म्ड आ जाए, या फिर केप्ट आ जाए, या फिर मिक्स्ड आ जाए। इस तरह के वर्ड्स अगर आते हैं ना नॉर्मली कि इंट्रोड्यूस या हीटेड या वार्म्ड या केप्ट या मिक्स्ड, तो उसका मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन आपको गिवन की गई होती है रिएक्टेंट की, और आपको उससे क्या करना पड़ता है, आइस टेबल के थ्रू इक्विलिब्रियम पर कंसंट्रेशन फाइंड आउट करना पड़ता है। अभी किस तरह से किया जाता है, तो सबसे पहले क्या करें कि जो इक्वेशन है दोबारा से उसको इक्वेशन को हम लिख लेते हैं। जैसे ये कंप्लीट इक्वेशन जो आपके पास है रिवर्सिबल रिएक्शन, वो हम लिख लेते हैं कि 2HI है और रिएक्शन एरो ये बन रहा है H2 प्लस I2। अब आइस टेबल बनाना है तो हम तीन जो है वो यहाँ पर लेटर्स लिख देते हैं, I लिख देते हैं, C लिख देते हैं और E लिख देते हैं। ठीक है, I4 हमारे पास है इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन I है। C है यहाँ पर हमारे पास चेंज इन कंसंट्रेशन, कितना कंसंट्रेशन में चेंज आ रहा है, और E हमारे पास यहाँ पर है इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। इनिशियल कंसंट्रेशन से मुराद इनिशियली कि जब टाइम t इक्वल टू 0 था उस वक्त क्या कंसंट्रेशन थी, इनिशियली रिएक्टेंट कितना डाला गया, फिर इक्विलिब्रियम तक पहुंचते पहुंचते कुछ चेंज आएगा कंसंट्रेशन में, तो और इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन किसके बराबर हो जाएगा, इनिशियल और चेंज जब दोनों को ऐड कर देंगे तो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन हमारे पास आ जाएगा। अब इसको यहाँ पर हम फिलअप करते हैं तमाम वैल्यूज़ को। इनिशियल कंसंट्रेशन HI की आपको गिवन कितनी है, 1 मोल। ठीक है, 1 मोल गिवन है। अच्छा, ये मोल्स गिवन है, इसके मोलर कंसंट्रेशन अगर आप देखो तो कि स्टार्ट टू एंड कहीं पर भी वेसल की आपको वॉल्यूम नहीं दिया गया है, वो वेसल का वॉल्यूम नहीं है, तो इसका मतलब कि हम उसको अपने जहन में 1 सपोज कर लेते हैं कि वॉल्यूम जो है 1 है, तो 1 मोल को ही हम कह देते हैं कि 1 मोलर, मोल पर डीएम क्यूब। ठीक है, यहाँ पर हमने 1 डिवाइड बाय 1 कर दिया, चूंकि हमने जो है डीएम क्यूब को लीटर्स को 1 सपोज कर लिया वॉल्यूम, चूंकि वॉल्यूम गिवन नहीं था क्वेश्चन के अंदर। और इनिशियली प्रोडक्ट कितना होगा आपको पता है, जब रिएक्शन स्टार्ट होता है तो प्रोडक्ट कुछ भी नहीं होता, तो ये भी 0 हो गया और ये भी 0 हो गया। ठीक है, चेंज फिर कितना आएगा, अब चेंज कैसे आपको पता लगेगा, याद रखो चेंज अगर आपको देखना है तो चेंज आपको पता लगेगा फ्रॉम इक्वेशन, इक्वेशन को देखकर आपको पता लगेगा कि चेंज कितना आ रहा है। अब जाहिर सी बात है कि रिएक्टेंट क्या होगा कि कम होगा और प्रोडक्ट जो है वो बढ़ेगा आफ्टर सम टाइम। रिएक्टेंट में कमी होती है, प्रोडक्ट बढ़ता है, इंक्रीज होता है। अब कितना कम और कितना बढ़ा, इसके लिए यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा मोलर कोफिशिएंट क्या लिखे हुए हैं। HI के पीछे 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब कि ये 2x कम हो जाएगा, और इससे पीछे सिर्फ 1 लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये 1x बढ़ जाएगा, और ये कितना बढ़ जाएगा, ये भी x सिर्फ बढ़ जाएगा, x मतलब 1x बढ़ जाएगा। इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन निकालनी है तो किसके बराबर हो जाएगा, 1 माइनस 2x, और ये 0 प्लस x मतलब x हो जाएगा, ये 0 प्लस x मतलब x हो जाएगा। ठीक है, अब आपको किसी भी एक x की वैल्यू अगर आपको पता लग जाए तो आप इजीली क्या कर सकते हो, आप तमाम की कंसंट्रेशन निकाल सकते हो। अब यहाँ पर क्या करें सवाल में कि इट इज़ फाउंड दैट 0.1 मोल ऑफ आयोडीन हैव बीन फॉर्म, इक्विलिब्रियम पर 0.1 मोल आयोडीन के मौजूद थे, तो मतलब ये x आपको 0.1 मोलर आपको पता लग गया। अब जब ये x पता लग गया तो सारे x पता लग गए, ये भी x कितना हो गया 0.1 मोलर, और यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ये 1 माइनस 2 इंटू 0.1, इसको आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें, 1 माइनस 2 फिर उसके बाद मल्टीप्लाई कर 0.1, ओके 0.8 मोलर। तो आपको इस तरह से आयोडीन की भी इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन पता लग गई, सॉरी HI की पता लग गई, हाइड्रोजन की भी इक्विलिब्रियम पता लग गई और आयोडीन की भी पता लग गई। ठीक है, ये आइस टेबल के थ्रू हमने उसको कैलकुलेट किया, तो अभी आपको समझ में आया होगा आइस टेबल क्या चीज़ है। अब इसके बाद आते हैं हम सॉल्यूशन तो हो गया, अब जहाँ पर हम देखते हैं लॉ लगाते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। हम यहाँ पर लॉ ऑफ मास एक्शन लगाएंगे और Kc की वैल्यू जो आपसे क्वेश्चन में कहा गया अब वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। Kc बराबर किसके होता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट क्या है यहाँ पर H2 और I2, और रिएक्टेंट क्या है यहाँ पर HI, और HI का हमने स्क्वायर कर दिया चूंकि यहाँ पर ये 2 लगा था। तो Kc बराबर होगी H2 कितना है यहाँ पर भाई 0.1, और आयोडीन की भी कंसंट्रेशन 0.1 है इक्विलिब्रियम पर, और ये कितने 0.8, ये हो जाएगा 0.8 का स्क्वायर। तो कंप्लीटली कैलकुलेट करें कैलकुलेटर से, और मुझे
ओके 0.0156 भी आ रहा होगा आखिर में, है ना। ओके जी, आपके पास यहाँ पर आंसर आया। यूनिट्स की बात करेंगे यहाँ पर, तो यूनिट देखते हैं क्या निकल जाती है। मोलैरिटी, ये मोलैरिटी और ये भी मोलैरिटी का स्क्वायर, मोलैरिटी मोलैरिटी और मोलैरिटी का स्क्वायर, तो कट गया पूरा ओवरऑल। ठीक है, तो इसका मतलब कोई यूनिट नहीं है, ये आपका आंसर हो गया। समझ में आया कैसे क्या? ओके लिख लें। चलो भाई केस थर्ड न्यूमेरिकल की तरफ आते हैं, पेज 191 क्वेश्चन 14b, और आज का लास्ट न्यूमेरिकल है जो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो 3 न्यूमेरिकल्स आज हम डिस्कस करेंगे, बाकी न्यूमेरिकल्स इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस किया जाएगा। तो टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ Kc फॉर द रिएक्शन, तो अगेन हमें जो है वो Kc निकालना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। और ये आपको इक्वेशन दे दी गई है कि एसिटिक एसिड है, जब ये इथाइल अल्कोहल से रिएक्शन करता है तो एस्टर और वाटर की फॉर्मेशन हो जाती है। ये इक्वेशन आपको गिवन हो गई, रिवर्सिबल रिएक्शन है। 1 मोल ऑफ एसिटिक एसिड एंड 1 मोल ऑफ इथाइल अल्कोहल इन 1 dm क्यूब ऑफ सॉल्यूशन इन एन इनर्ट सॉल्वेंट कंटेनिंग ए स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड कैटलिस्ट फॉर वार्म। कह रहे 1 मोल एसिटिक एसिड था और 1 मोल इथाइल अल्कोहल था, और ये 1 dm क्यूब क्या है, दैट इज एक्चुअली द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। इन दोनों को जब मिक्स किया गया है, ठीक है, वार्म, इनको हीट किया गया है, वार्म्ड आ गया, उसका मतलब कि आइस्टेबल बनेगी, इनिशियल कंसंट्रेशन है। मैंने बताया था ईडी वाला वर्ड आ जाए, वार्म्ड, इंट्रोड्यूस, मिक्स्ड वगैरह, तो सूरत में आइस्टेबल की फॉर्मेशन होती है। अनटिल नो फर्दर चेंज अकर्ड, मतलब उस वक्त तक हीट करते हैं जब तक कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम रिएक्शन रीच नहीं कर गया, रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर आ गया। एट इक्विलिब्रियम पर 0.667 मोल ऑफ वाटर वॉज प्रेजेंट। इक्विलिब्रियम पर इतने मोल वाटर के मौजूद थे, आप बताएं Kc की वैल्यू कितनी निकलेगी। ठीक है, तो सेम सबसे पहले देखो क्या करना है, आइस्टेबल की फॉर्मेशन करनी है। हमें लिखना है सॉल्यूशन, उसके बाद आते हैं आइस्टेबल, ICE टेबल। आइस्टेबल के अंदर, अच्छा आइस्टेबल लिखने के लिए सबसे पहले हम इक्वेशन दोबारा से लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया CH3COOH प्लस C2H5OH, उसके बाद रिवर्सिबल रिएक्शन एरो CH3COO C2H5 प्लस H2O वाटर, ये रिएक्शन है। अच्छा 3 अल्फ़ाबेट्स लिख देते हैं, 3 रॉस बनाएंगे, एक I, एक C और एक E। I4 बताया था क्या होता है, इनिशियल कंसंट्रेशन, और इनिशियल कंसंट्रेशन हमेशा आपको कहाँ से पता लगेगा, क्वेश्चन से पता लगेगा, सवाल आपको बताएगा। और दूसरा क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन, C4 चेंज इन कंसंट्रेशन, और चेंज इन कंसंट्रेशन आपको कौन बताएगा, क्वेश्चन नहीं बताएगा बल्कि इक्वेशन से पता लगेगा। और थर्ड आपके पास है इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। इक्विलिब्रियम पर जो कंसंट्रेशन है वो कैसे पता लगेगी आपको, इनिशियल और चेंज को ऐड करने से पता लग जाएगी। तो इनिशियल कंसंट्रेशन CH3COOH एसिटिक एसिड की कितनी है, 1 मोल। अब कंसंट्रेशन लिखनी है तो मोल पर डीएम क्यूब, और डीएम क्यूब कितना है 1, तो 1/1 तो 1 ही रह जाएगा। तो डायरेक्ट हम लिख देते हैं कि भाई ये 1 मोलर था इनिशियली, और इथाइल अल्कोहल कितना था, ये भी आपका 1 मोलर था। और प्रोडक्ट कितना होगा इनिशियली, आपको पता है रिएक्शन जब स्टार्ट होता है तो प्रोडक्ट कुछ भी नहीं होता, तो ये 0 हो गया। अब चेंज कितना आएगा इक्विलिब्रियम तक जाते जाते, यकीनन रिएक्टेंट में कमी होगी और प्रोडक्ट में इंक्रीमेंट होगी। और कितना आ चुके 1 है ना सबसे पहले, तो ये x कम होगा, ये x कम होगा, ये x बढ़ेगा और ये x बढ़ेगा। ठीक है, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ये दोनों को ऐड करके लिख दे, ये कितना हो जाएगा 1 - x, ये कितना हो जाएगा 1 - x, 0 + x कितना हो गया, सिर्फ x, 0 + x कितना हो गया, सिर्फ x। ठीक है, और अब आप ये भी बात आप जानते हैं कि इक्विलिब्रियम पर वाटर के कितने मौजूद थे, 0.667 मोल वाटर के मौजूद थे। तो ये x कितना हो गया 0.667 मोल या मोल पर डीएम क्यूब। जब ये x आ गया तो ये भी x उतना ही आ गया 0.667, और ये कितना आ जाएगा 1 - 0.667। कैलकुलेटर यूज़ करें, इसको सॉल्व करें, ये भी हो जाएगा 1 - 0.667। तो 1 में से माइनस करें 0.667 और बताएं कितना आंसर आ रहा है, 0.333, और ये भी 0.333। ठीक है, सो आपके पास यहाँ पर 1 2 3 4 चारों वैल्यूज आ गए इक्विलिब्रियम पर। अब आप कौन सा लॉ अप्लाई कर देते हैं, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन से ही निकलता है Kc, और लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है, Kc बराबर है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट क्या है, CH3COO C2H5,
और उसके साथ क्या चीज़ मौजूद है, वाटर H2O, और रिएक्टेंट क्या है आपके पास, एसिटिक एसिड दैट इज CH3COH, और उसके साथ इथाइल अल्कोहल जो क्या है C2H5OH। ठीक है, Kc बराबर आ गया, इसकी वैल्यू कितनी है, दैट इज 0.667, ये वाटर भी है 0.667, एंड दिस इज 0.333 एंड दिस इज आल्सो 0.333। यूज योर कैलकुलेटर एंड टेल मी द आंसर। ये कंप्लीट इसको सॉल्व करें कैलकुलेटर से और मुझे आंसर बताएं कितना निकल रहा है। ठीक है, अच्छा अब इसका आंसर जो है ना, अगर आप इसको कंप्लीटली सॉल्व करेंगे तो ये 4 के बराबर आएगा। ठीक है, और ये बड़ा एक फेमस रिएक्शन है एसिडिफिकेशन, इसको हम कहते हैं। इसका आंसर जो है वो हमेशा 4 आ जाता है। और यूनिट की बात करेंगे तो यूनिट हो जाएगी m, और ये m, और ये भी m, और ये भी m, तो ये सारे कट आउट हो जाएंगे। चूंकि नंबर ऑफ मोल्स बराबर ही रिएक्टेंट प्रोडक्ट में, तो कोई यूनिट नहीं निकलेगी। तो 4 विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू इसकी 4 आ गई इस इक्वेशन के लिए। क्लियर?